मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून उत्तराखंड के टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको हिंदी पद्य शिक्षण के बारे में बताऊंगी। हिंदी पद्य शिक्षण को कविता शिक्षण और काव्य शिक्षण भी कहा जाता है। पद्य के माध्यम से कवि अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और कविता में भावना, कल्पना और बुद्धि का समावेश होता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है कवि की कृति, कवि की रचना या काव्यात्मक कृति जो छंदों या श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य मनुष्य को उस धरातल पर ले जाता है जहाँ पर वह स्व और पर की अनुभूति से अलग केवल मनुष्यता का अनुभव करता है। कविता के मनुष्य के हृदय को प्रभावित करती है और कविता उत्कृष्ट और अलौकिक रूपों का दर्शन कराती है। अब मैं आपको कविता के स्वरूपों के बारे में बताऊंगी। कविता के दो स्वरूप होते हैं, आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप। आंतरिक स्वरूप में सबसे पहले कवि इसमें रस, अलंकार, छंद, चित्रात्मक भाषा आदि आती है और इसमें अनुभूति की तीव्रता होती है। जैसे कवि संवेदनशील होता है और कवि की इस संवेदनशीलता को हम उनकी रचनाओं में देखते हैं। जैसा कि आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकले हुए ये प्रथम श्लोक आदि श्लोक माने जाते हैं, आदि कविता के रूप माने जाते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती स्वमा यत क्रौंच मिथुना देख बधी काम मोहितम। इसी तरह से प्रेम से पीड़ित हृदय से कविता एक आह की तरह निकलती है और इसमें जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इस तरह से कविता में अनुभूति तत्व होता है, कविता में कल्पनाशीलता होती है, कविता में व्यापकता होती है और ये सारी चीजें कविता को अधिक उत्कृष्ट बनाती हैं। कविता के बाह्य स्वरूप में उसकी कल्पनाशीलता आती है। कल्पनाशीलता अर्थात कहा जाता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर उनका सर्वस्व वो भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन कवि की जो कल्पनाशीलता है वो कहा जाता है कि वो सूर्य से भी अधिक जगहों पर भ्रमण कर सकता है। हमारा मन 1 मिनट के अंतराल में ही कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी तरह से कवि जो है वो कवि और कल्पनाशीलता का जो क्षेत्र होता है वो अत्यंत व्यापक होता है और उसमें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रस और छंद ये सारी चीजें इसमें आबद्ध होती हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके समक्ष कविता की परिभाषा का। कविता की जो परिभाषा है ये कवि विश्वनाथ कविराज ने कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही कविता है। शंभुनाथ के अनुसार मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूँ। अर्थात कविता जो है हमारे हृदय पक्ष को ज्यादा प्रभावित करती है और हम अपने हृदय की बात दूसरों के हृदय तक पहुंचाने में जब सफल होते हैं, जब अच्छी कविता उत्कृष्ट रूप में दूसरों के सम्मुख रखी जाती है। तीसरी परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है, जिसमें आत्मा की उन्होंने बताया है कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। अर्थात वो कविता जो हमें आत्मा के दर्शन कराए, वो कविता जो हमारे संकल्पों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करे, उसे हम काव्य कहते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता शिक्षण से भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्षों का विकास होता है। कविता शिक्षण से सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। कविता शिक्षण से रसानुभूति होती है और रस के बिना तो कहते हैं कि कविता कहलाने का अधिकार ही नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कविता शिक्षण से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का विकास होता है। जैसा कि एक कविता भी है कि चाह, माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।
कविता से भाषा का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, यति, लय तथा भाव के अनुसार होता है। कविता का सस्वर वाचन कराना उद्देश्य माना जाता है। कविता में निहित भाव, अनुभूतियां और कल्पनाओं को समझना, उनको ग्रहण करना और उनका रसास्वादन करना मुख्य उद्देश्य होता है। कविता में निहित मूल्यों और आदर्शों के शिक्षण द्वारा छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उदाहरण दिया है रामचंद्र जी का कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो इसमें अच्छे आचरण की, अच्छे चरित्र की है कि अपने से बड़े माता पिता और गुरुजनों को प्रातः काल उठकर उनका अभिवादन करना चाहिए। और इसी तरह से अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संस्कृत में भी कहा गया है कि जो लोग अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं प्रातः काल उठ के, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। तो इस तरह से कविता के माध्यम से हम विद्यार्थियों में अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र की शिक्षा भी उन्हें प्रदान करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिक्षण स्तरों की दृष्टि से कविता के पक्ष। विभिन्न स्तरों में शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जैसे प्राथमिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था और उच्चतर माध्यमिक अवस्था। अब प्राथमिक अवस्था में जो गीत होते हैं वो बाल गीत होते हैं, छंदोबद्ध वाले पद्य होते हैं, बाल्य जीवन से संबंधित पद्य होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित पद्य होते हैं, फूल, वन, बाग, जीव जंतु, सरिता, पर्वत आदि के पद्य होते हैं। और इस समय जो कविताएं होती हैं वो बच्चों को काफी आकर्षित करती हैं। जैसे चंदा मामा नील गगन में जब देखो हंसते रहते हैं, चंदा मामा की कविताएं। इसी तरह से माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुनाती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल झूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक रही खेतों में, बहने लगी हवा आज सुंदर, मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो। इसी तरह से बसंत के ऊपर, स्वागत है ऋतुराज तुम्हारा, स्वागत है ऋतुराज, खेत खेत में हरियाली है, फूल फूल में मधु की प्याली। इसी तरह से जैसे काले बादल आए झूम के, मोर नाचा जंगल में। तो इस तरह से छोटे छोटे बादलों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर जो कविताएं होती हैं, वो कविता के जो विषय होते हैं वो अनुभव सिद्ध होते हैं। और छोटी छोटी कविताओं, बाल्य जीवन के ऊपर ये कविताएं बताई जाती हैं। अब मैं बात करती हूँ माध्यमिक अवस्था की, जो 6 से लेकर 10th तक की अवस्था होती है। और इसमें वर्णन प्रधान साहित्य के बारे में बताया जाता है। इसमें भाव और विचार प्रधान कविताएं बताई जाती हैं, उत्साह की कविताएं बताई जाती हैं, साहस की कविताएं बताई जाती हैं, करुणा की कविताएं, राष्ट्र प्रेम और त्याग की कविताएं बताई जाती हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये कविताएं बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना, बलिदान की भावना को जागृत करती हैं। इसी तरह से थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, इधर न काशी गंगा सागर, इधर न गंगा सागर। तो ये इन चीजों में कवि ने जो है वो राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। इस अवस्था में बच्चों के प्रति त्याग की भावना, नीति के दोहे भी बताए जाते हैं। जैसे कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। और इसी तरह से राष्ट्र प्रेम की कविता ही कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो ये कविताएं विद्यार्थियों को उत्साह भरती हैं, उसमें साहस का संचार करती हैं, विचार प्रधान होती हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रेरित होती हैं और इसी तरह से उनमें सद्वृत्तियों का भी विकास करती हैं।
जैसे कि हमें ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो हमें अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की शिक्षा भी हमें इसके द्वारा प्राप्त होती है। इसी तरह से अब बात करते हैं उच्चतर माध्यमिक अवस्था की, जिसमें भावात्मक एवं साहित्यिक और सौंदर्य प्रधान कविताएं बताई जाती हैं। इसमें नाद और ध्वनि का सौंदर्य बताया जाता है, इसमें अभिव्यक्ति का सौंदर्य व्यक्त करने की कोशिश की जाती है, विचार सौंदर्य और ध्वनि शैली का सौंदर्य बताया जाता है। इस प्रकार की जो मतलब ये जो एज होती है, इसमें बच्चे काफी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस अवस्था में उनको साहित्य की पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, और चाहे वो अलंकार युक्त भाषा हो या शैली का ज्ञान कराना हो, अलंकारों का ज्ञान कराना हो, सद्वृत्तियों का विकास करना हो, और अभिव्यक्ति का सौंदर्य बताना हो, विचारों का सौंदर्य बताना हो, तो इस अवस्था में वो सभी कुछ बच्चों को देना चाहिए। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। तो इस तरह से ये मैथिली शरण गुप्त की कविता में अनुप्रास अलंकार का वर्णन है, और इसको उदाहरण के तौर पर भी हम लोग बताते हैं बच्चों को। तो इसी तरह से अगर विचार सौंदर्य की बात हो तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें भी पानी को सम्मान, मनुष्य के लिए सम्मान की सम्मान से जोड़ा गया है, आत्मसम्मान से जोड़ा गया है। मोती के लिए पानी आवश्यक है और चूना के लिए भी पानी आवश्यक है। तो इन तीनों ही संदर्भों में हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए। अगर मतलब मनुष्य का सम्मान चला जाता है तब उसके पास कुछ शेष नहीं रहता है। मोती अगर पानी में नहीं जाता तो उसकी चमक समाप्त हो जाती है, और चूने में अगर पानी न डाला जाए तो चूना जो है वो बेकार हो जाता है, प्रयोग करने के लायक नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आचरण की बातें, अच्छी वृत्तियों की बातें, अच्छे चरित्र की बातें हम कविता शिक्षण के माध्यम से सिखाते हैं। इसी तरह से वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, या बहुत अनेक सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें आपको नए नए तुकांत भाषाओं का प्रयोग मिलेगा, तुकांत शब्दों का प्रयोग मिलेगा, नई नई वृत्तियों का प्रयोग मिलेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नभ पद तल पे, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है कामायनी में। तो इसी तरह से ये बहुत सारी कविताएं, क्योंकि छायावाद, प्रकृतिवादी कवि, जैसे पंत जी को प्रकृतिवादी कवि कहा जाता है और महादेवी वर्मा जी को छायावादी कवि कहा जाता है। तो ये मतलब क्योंकि उच्चतर माध्यमिक अवस्था में बच्चों को साहित्य की पूरी जानकारी देनी होती है। इसी तरह से हमारे राष्ट्र कवि दिनकर हैं, उन्होंने समाज की विषमताओं पर प्रहार करते हुए कहा है कि सानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, मालिक जब तेल फुहेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार तब देता मुझको आमंत्रण। तो इसमें उन्होंने समाज की विषमताओं को दूर करने के लिए लोगों को जगाने का कार्य किया है। तो इस तरह से आपने देखा। और इसी तरह से जैसे अगर हम रसखान की बात करें, हम सूर की बात करें, तुलसी की बात करें, तो उनकी कविताओं में हमें नीति के दोहे पता चलते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य, इन सत्यों की स्थापना इनकी कविताओं में की गई है। कि जैसे जो भी मतलब इनको कि जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, और बहुत सारे ऐसे दोहे हैं कि जिसमें आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की बात पता चलेगी। इसी तरह से रसखान जी की कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, बस चरो नित नंद की धीनु मझारन। तो विभिन्न जो भक्तिकालीन कवि भी थे, उन कवियों ने अनेक तरह से हमको अच्छे आचरण की, अच्छे मतलब क्योंकि हमें खड़ी बोली का प्रयोग तो इस समय ज्यादा करना है, लेकिन ब्रज भाषा, अवधी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को भी बच्चों को अवश्य बताना चाहिए। इसलिए इस अवस्था तक आते आते विभिन्न प्रकार के मतलब भाषाओं को भी इसमें समाहित करना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को नाद और ध्वनि का सौंदर्य बताना है, उनको अभिव्यक्ति के सौंदर्य के बारे में जानकारी देनी है, उनको विचार सौंदर्य के बारे में बताना है, और ध्वनि शैली तथा कल्पना सौंदर्य के बारे में बताना है।
अब मैं आपको कविता की कुछ विशेषताओं से अवगत कराऊंगी। और कविता की विशेषताओं में सबसे पहले अनुभूति प्रधानता होती है। अनुभूति की प्रधानता होती है। जब अनुभूति प्रबल हो जाती है उस समय कविता जो है, कविता का प्रागट्य होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो अनुभूति की प्रधानता होती है। जब अनुभूति अलग अधिक हो जाती है तो वो हृदय से उमड़कर कवि की लेखनी में आती है और भावों को रचनाबद्ध करती है। तो कविता की सबसे प्रमुख प्रधानता है कि उसमें अनुभूति की प्रधानता होती है, भावनाओं की प्रधानता होती है, हमारी फीलिंग्स जो है वो प्रभावी होती है। इसी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम की प्रधानता होती है। सत्य को मतलब सत्य को देने का प्रयास किया जाता है, कल्याणकारी को देने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि इसमें कल्पना का थोड़ा पुट रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो सत्य जो है वो सत्य ही रहता है, क्योंकि कवि और इसके अलावा जो भाषा है वो भी प्रांजल होनी चाहिए, परिनिष्ठित होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख मतलब बात ये होनी चाहिए कि वो भाषा हमारे हृदय को छू सके। ठीक है, जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, या मतलब ये ब्रज भाषा में लिखी हुई ये बातें हैं, मैया दाऊ बहुत खिजायो, या मतलब कोई भी मेरे मन अनंत कहाँ सुख पायो। तो ये सारी चीजें, या रहमन की बात करिए वे नर मर चुके, ये मतलब बहुत सारी जो कविताएं हैं उन कविताओं की भाषाओं को आप देखेंगे तो वो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं से हैं, लेकिन उन्होंने जो यूनिवर्सल ट्रूथ दिया, उन्होंने जो सार्वभौमिक सत्य हमें दिया, वो उस युग से आज के युग में भी उतने ही समीचीन हैं, उतने ही उचित प्रतीत होते हैं जितने कि उस काल में लिखे गए थे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो या जैसे कबीर की कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढोड़े बन माही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया देखे नाही। तो उस मतलब समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हुए इन लोगों ने, समाज के आडंबरों पर प्रहार करते हुए इन लोगों ने अपने तरीके से ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास किया था। उसके अलावा अब बात आती है संगीतात्मकता की, कि भाषा कविता में संगीतात्मकता होती है। संगीत जो है वो काव्य की हृदय गति मानी जाती है। अगर काव्य में, कविता में संगीत ना हो तो वो प्रभावी नहीं माना जाता है। इसी तरह से कविता में रसानुभूति होती है, और कविता को कहा जाता है, रसानुभूति को कहा जाता है कि वो रस जो है वो काव्य की आत्मा है। अगर रस नहीं है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम, यदि रस नहीं है तो वो कविता नहीं कही जा सकती है। इसी तरह से काव्य सौंदर्य का बोध कराना, बच्चों को नाद सौंदर्य का बोध कराना, बच्चों को भाव सौंदर्य का बोध कराना, बच्चों को विचार सौंदर्य का बोध कराना, ये सारी बातें, जैसे प्रातः काल उठती रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, और इसी तरह से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवों सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये सारी बातें नाद सौंदर्य में, भाव सौंदर्य में और विचार सौंदर्य में ये जो है वो बच्चों को बताई जाती हैं, और ये कविता की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इस तरह से मैंने आज आपको कविता शिक्षण के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई और उद्देश्यों के बारे में बताया, उसकी विशेषताएं बताई, उसकी परिभाषा बताई, और विभिन्न स्तरों में हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में मैंने आपको प्रकाश डाला। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।